मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर रीता देव, जो कि देश की जानी मानी शास्त्रीय गायिका हैं। बनारस घराने से उनका गहरा ताल्लुक है और इस घराने की संगीत परंपरा को लेकर देश में उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है, पहचान है। अनेक गरिमापूर्ण आयोजनों में उन्होंने अपनी गायकी से प्रभावित किया है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उपाध्याय जी का स्वागत करता हूँ, श्याम सुंदर जी का करता हूँ, अनुज प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूँ, देवेश जी आपको नमस्कार करता हूँ। कल हमारे कार्यक्रम को 2 माह पूरा हुआ है और कल हमने एक विख्यात पार्श्व गायक मीका जी से बात किया था। आज हमारे बीच जो गायिका है वो बहुत गुणी, बहुत विनम्र और बहुत ही घराने के प्रति, गुरु के प्रति और अपनी गायकी के प्रति समर्पित निष्ठावान गायिका हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक हिंदी भाषी राज्य से आती हैं, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से बनारस घराने की संगीत परंपरा को साधा है, प्रयत्नपूर्वक उसमें अपनी पहचान बनाई है, अपनी दक्षता हासिल की है, वो हमारे लिए बड़ी मायने रखती है और उनका उस तरह से देश में बड़ा सम्मान है। डॉक्टर रीता देव, जिन्होंने मूर्धन्य गायिका स्वर्गीय गिरिजा देवी जी के साथ सानिध्य पाया, शिक्षा ग्रहण की, लंबे समय जो एक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो रियाज होता है, जो साधना होती है, वो की और उसके बाद फिर उन्होंने एक अपनी जगह बनाई और लगातार गाते रहते हुए धीरे धीरे देश में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसी पहचान हासिल की जो इस तरह से पहचानी जाती कि जो गिरिजा देवी जी की जो एक पूरी घरानेदार संगीत परंपरा है, उसकी जो प्रमुख रूप से जो 2-3 महत्वपूर्ण गायिकाएं जो हमारे देश में ख्यात हैं, निष्णात हैं, उनमें से उनका रीता देव जी का एक बड़ा आदर है, पहचान है। भास्कर पॉल, आपका स्वागत है। रीता जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। 6:35 पर वे हमारे बीच आ जाएंगी और हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। अपने मित्रों को मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो मुझे अगर याद रहेगा तो मैं आखिर में भी रिपीट करूँगा, दोहरा दूंगा। कल से हमारा कार्यक्रम जो है ये 7:30 बजे से शुरू होगा, 6:30 के बजाय 7 बजे से 8 बजे तक। थोड़ा सा ये जो अब जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं और सब लोग अपने काम काज पर लौट रहे हैं, तो हमको समय को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कई मित्रों का कहना था, जो हम बीच में जो पिछले दिनों लोकेश से बात कर रहे थे, शहनाई वाले कलाकार, तो कह रहे थे कि 6:30 का समय थोड़ा सा अर्ली हो जाता है और जो महानगरों में काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस कार्यक्रम में भाग लेना या इस कार्यक्रम का अवलोकन करना दोनों ही थोड़ा सा दुविधापूर्ण हो जाता है। तो ये मन में चल रहा था, इसके चलते ही इसको 7 बजे से कल से 23 तारीख से आगे बढ़ाएंगे और आप सब जब तक साथ रहेंगे, आप सब लोग जब तक चाहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। एक खुशी की बात है कि लगभग 2 महीने इसको निरंतरता हमने देने की कोशिश की और लगातार उसमें सफल भी हुए और इस बहाने देश के जाने माने कलाकार, लेखक, प्रबुद्धजन इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। ये सारी बातचीत YouTube में हमारे चैनल में जो मेरे नाम से ही है उसमें एकत्र हैं, उनको आप वैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सारी बातचीत इसी रूप में YouTube के चैनल के लिंक के रूप में हमारे अपने ब्लॉग में भी संग्रहित है। रीता जी आ गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको इस कार्यक्रम से जोड़ता हूं सीधे, ताकि बातचीत शुरू हो सके। नमस्ते रीता जी।
नमस्ते। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप भी अच्छे सानंद हैं, ठीक ठाक। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे। आपको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आपको जी, थोड़ा बट सा, हाँ। थोड़ा सा कैमरा ऊंचा करना चाहिए जरा सा। अच्छा, कैमरा थोड़ा ऊंचा करना है। हाँ, या आप थोड़ा सा नीचे होके बैठ जाओ, ऐसे दो गुंजाइश है, एक बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, इस तरह ठीक है। ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? हम्म। हालांकि है तो माइक, वॉल्यूम भी तेज है। ठीक है। फिर भी अब वैसे भी आप आज तो बताना आपको ही है ना, तो मेरी आवाज ना भी आए तो चलेगा। नहीं। हाँ, बता लो। बस नहीं, उसको रहने दो। नहीं, ये हाँ। ईयरफोन आप तो लगाए रहिए। क्या लगा रहे हो? हाँ, अब आ रही? ईयरफोन लगा। नहीं, आपकी तो अब आवाज आ रही है मुझे। अच्छा। आप, हाँ, आपकी आवाज पहले भी आ रही थी। ईयरफोन लगाने से आपको ठीक रहेगा। अच्छा, तो फिर हो शायद। गया। गाते समय क्या दुविधा होगी? नहीं। वो आप रखते हो क्या, सुर बाहर हो गए? नहीं ना? क्या बोल? तो गाते समय जो आप रखते हैं अपने गोद में, सुर बाहर कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? शोर बाहर है। हाँ, वो सब यहीं पे है। उसकी थोड़ी उसकी सी आवाज कम आएगी, हाँ। हाँ, उसकी आवाज कम आ पाएगी ना। हाँ, नहीं, मैंने पूछा मतलब वो, क्योंकि अगर वो सब रखना होगा तो फिर ईयरफोन शायद डिफिकल्टी देगा। तो हम्म। पर अभी ठीक है। अभी मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको हमारी भले ही सुनाई दे या ना दे। नहीं, अभी पर आ हम रही है, इतना इतना ठीक है। इतना तो फिर इंटरेक्शन में थोड़ी मुश्किल हो। ठीक है, हाँ, अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा ईयरफोन कनेक्ट करूँ क्या? थोड़ा होल्ड ईयरफोन करके। कर लीजिए, है ईयरफोन ना? कर लीजिए कभी। ठीक। रिजॉइन कर। ईयरफोन मैं ठीक रहे। करूँ? रिजॉइन करूँ? रिजॉइन कर लीजिए प्लीज। पार्वती जी आपको नमस्कार। हेमंत साहू, विवेक दुबे, मनोज, आपका स्वागत है। मनोज, आप कैसे हो? इस बार बहुत दिनों में आए हो ना सर? आइए विनोद भाई, आपका भी स्वागत है। रीता जी बस अभी एक आध मिनट के अंदर ही वापस आ रही हैं ईयरफोन लगाकर। मान सिंह जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार विनोद भाई। हेमंत साहू, विवेक बंटी, सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ये अभी आवाज मेरी एक बार बता दें। हाँ, आ रही है, बढ़िया, ठीक है। आ रही? ठीक है। आ रही है। अभी आपकी भी क्लियर है थोड़ा पहले से। हाँ हाँ। तो अभी हमारे जो जो कुछ मित्र लोग यहाँ भोपाल से, मध्य प्रदेश से, और जी पार्वती दत्ता जी कथक डांसर हैं, औरंगाबाद से ज्वाइन हुए हैं और हाँ आते जाएंगे। तो जी हम लोग अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरू में जो मित्र आ चुके थे उनको बता रहा था आपके बारे में। जी। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और मैं ये बात कह रहा था कि किस तरह से मैंने इसको बहुत फेवर में लेते हुए कि अ, आप असम से हैं, ये मुझे बहुत समय तक नहीं मालूम था। ओह। तो हाँ, बहुत समय तक नहीं मालूम था। तब उसके अच्छा, बाद से मेरी श्रद्धा और बढ़ गई आपके प्रति। तो कैसे आपको तो पता पड़ा मैं असम से हूँ? बाद में जब अब फिर जब बाद में मुझे पता चला, तो फिर मैंने जब सामान्य बातचीत में आपके लहजे को पकड़ना शुरू किया, तो उससे अब अंदाज लग जाता है। जी पर जी। मैं पर पर गाते हुए तो बिल्कुल लगता नहीं है। ये असम में आप कहाँ रहती रही? कहाँ पर आपकी परवरिश अ, हुई, कहाँ जन्म हुआ?
जन्म एक्चुअली मेरा जो पैतृक गांव है वो आसाम में अ, करीमगंज करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उस पे एक छोटा सा गांव है, कायस्थ ग्राम हाँ। उसको कहा जाता है। तो अच्छा अच्छा। वही वहीं पे हुआ हमारी पर दादाजी और परदादा के घर वहीं है। हाँ हाँ। अ, फिर मेरी पिताजी का जो कार्यस्थल था वो नागालैंड में था। नागालैंड में दीमापुर अच्छा, करके एक शहर है, आप जानते होंगे हाँ, उस शहर के नाम। दीमापुर है हाँ। दीमापुर जी। तो हमारे एक कॉस्मोपॉलिटन रहे हम। जी। हमारी एक मौसी जी, मम्मी की सहेली थी, वो वहीं रहती थी दीमापुर में। ओह, वो उस तरह से मुझे याद है नागालैंड। अभी है वहां पर? अब नहीं है, वो बहुत पुरानी, अच्छा। जब मैं छोटा था तब हम्म। बताती हूँ, पर अच्छा अच्छा दीमापुर मैंने अच्छा, उस तरह हाँ। से सुन रखा था। बहुत जी अच्छी जगह है जी मैंने जी, सुना। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। अब हम लोग मिस करते हैं उस जगह को। हाँ तो कई साल तक हम लोग वहीं रहे, करीब 5 6 7 साल होगा। हाँ हाँ। उसके बाद कुछ वहाँ पे कुछ डिस्टरबेंसेस हो, जानते हैं आप, नागा और नॉन नागास में कुछ हाँ हाँ। हुई थी। वो तो मेरे हाँ, जो उसकी बड़े समझा। वाले ब्रदर, जी जी, हम्म। 1977 की बात है। जी तो जी। उस समय बहुत बड़ा डिस्टरबेंसेस हुआ था, बहुत डिस्टर्ब था शहर। तो हाँ। फिर पापा ने डिसाइड किया कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, कि पढ़ाई वढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाता। हम्म और वहीं पे हमारी जो सांगीतिक शिक्षा है वहीं, क्योंकि हम बंगाली है बाय बर्थ, हम्म। आप जानते होंगे। अच्छा, ये तो भी बंगाल ये भी नहीं पता होगा क्या बात। आपको। क्या नहीं राज, पता। सब आज खुलेंगे। खुद अब मैं तो आपसे तो कब से कहता था कि आपसे कभी बातचीत करूंगा, पर आपसे समय दिया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे और कोई ऐसा बात नहीं है, तो मैं माफी चाहती हूँ अगर ऐसा आप चाहते होंगे मैं नहीं दे पाई। मैं तो हंस ऐसी रहा कोई हूँ, पर अवसर हाँ, अवसर नहीं मिला। हमेशा ये प्राय अवसर ये रहा नहीं कि हो पाया। हाँ, लेकिन बातचीत करने की हमेशा चाह रही, क्योंकि इस समय जो देश का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसमें आप जी। सबका होना बहुत मायने रखता है, और बहुत बड़ी आशा है आने वाले समय के लिए भी। अ, आप जैसे लोगों का सहायता हमारे साथ है, इसलिए हम लोग लगे हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु गुरु ही होते हैं। और उन्होंने जितना उनको देना था या शिक्षा हमें लेना था, हम पता नहीं कितना ले पाए, नहीं मालूम। पर गुरु, जितने भी गुरु हैं, सब ने दिल खोल के दिया है। अब यही प्रयास है, आप सबके सहयोग से कितना हम कर पा रहे, कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये प्रयासरत है, इतना कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा और कुछ नहीं। आप आप इतना। आप सबकी सेवा में हम लोग की नौकरी चलती है, बाल बच्चे पलते हैं। हमको कभी इस तरह का किसी भी, जो भी हम जैसे काम करते हैं, जहाँ जहाँ संस्कृति विभाग में जहाँ भी, या कोई भी कार्यक्रम का जो भी आयोजक होता है, उसको कोई ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। दरअसल आप सबके लिए ही तो हम हमको सेवा के अवसर मिले, और हमको इसका सौभाग्य मानना चाहिए। मैं शुरू से हमेशा ही मान के चलता हूँ रीता जी, कि जैसे अब 91 से मैं भारत भवन में भी नौकरी करता रहा, सभी अच्छा। कलाकारों को आते जाते देखा, सारे जो पता आज नहीं भी हैं। तो मैंने उन सब में बहुत देवता देखे, साधक लोग जी देखे। जी जी, ये और तो है। मुझे हमेशा, मतलब हमको, मैं सच बता रहा हूँ कि किसी भी राजनेता को सलाम करने के बजाय किसी कलाकार की चप्पल उठाना हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हमने ये आपकी मल्लिकार्जुन महानता मसूद है, का और ये यही, जी जी, सच ये बता रहा हूँ महानता है। कि अगर और मल्लिकार्जुन आप मसूद जी का बैग उठा लिया तो समझो हम धन्य हो गए। आप एक कला प्रेमी, और आप बहुत बड़ा एक कला का समीक्षक हैं। तो आप समझते इस चीज को, तभी आपका सोच इस तरह से है। लेकिन बहुत लोगों में ये चीज, आज देखिए शास्त्रीय संगीत का आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम लोग सभी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत बहुत। है ना। और मैं आप लोग तो जानते हैं हम एमपी में कितना जाते आते रहते हैं, और हम हमेशा ये बात कहते हैं, मध्य प्रदेश जिस तरह से काम कर रहे हैं, जी शायद ही जी। कोई कोई राज्य इस तरह से कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। उनकी अब क्या उनकी समस्या है नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मैं सच में बहुत खुश होती हूँ जब एमपी में मैं जाती हूँ।
आप और देखिए ना, अभी भी इस कार्यक्रम को जैसे विनोद गुर्जर मेरे साथी सुन रहे हैं ट्राइबल म्यूजियम वाले, या मेरे सहयोगी प्रमोद डेकाटे सुन रहे हैं, हम सभी का लगभग एक जैसी ही सोच है और जी इससे परे कोई नहीं है। सबको जी लगता है कि ये हम लोग के लिए तभी एक अवसर है। जी तभी आप लोग इतना कर रहे हैं ना, कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मतलब इसके प्रति इतना प्रेम है, कला के प्रति, चाहे संगीत हो चाहे कोई भी विधा हो, कला के प्रति अगर प्रेम नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे, ये तो अच्छा, मुझे मानना ही मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप जी कुंभ में उज्जैन आए थे क्या प्रोग्राम करने? जी नहीं नहीं, क्या उसकी शायद हो वजह चुके थी, हैं। कहीं बाहर थी? नहीं, कोई ना मेरे कोई साथ कारण कोई तो था। किसी ने कोई संपर्क ही नहीं हुआ। मैं पोस्ट देखती थी लोगों की, पर मेरे ऐसी साथ ऐसी ऐसी भूल पता नहीं कैसे हो गई होगी, हो क्योंकि वो जाती है, कभी हो सकता है, ऐसा इतने मान के कलाकार चलते हैं। नहीं, पर उस समय कुंभ में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब लगभग हमको ये लगा था कि हम सब देश के सब कलाकारों को बुला चुके, पता नहीं क्या ऐसी भूल हुई होगी। उसकी मैं रह क्षमा गई, चाहता कोई हूँ। बात नहीं है। अरे नहीं, ऐसा ऐसा मत कहिए। लेकिन उज्जैन में गई थी, लास्ट ईयर मेरा एक वर्कशॉप था, तो हाँ हाँ। तब मैं गई थी, 3-4 दिन वहाँ पे मेरा एक वर्कशॉप था, तो दर्शन भी करके आई। बड़ा अच्छे से दर्शन भी हुआ, ये बड़ा सौभाग्य है महाकालेश्वर जी ने मुझे ये अभी मौका अपने दे वहाँ दिया। विभाग ने एक त्रिवेणी संग्रहालय बना रखा है, बहुत खूबसूरत, शिव शाक्त और अच्छा। वैष्णव परंपरा पर केंद्रित। ओ। तो वहाँ भी गतिविधियां होती है, कल्चर डिपार्टमेंट का ही है, तो कभी आपका वहाँ भी हम्म। जाना होगा कोई अवसर। आप वो जो जी बता रहे जरूर थे ना, जरूर। 6 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा शुरू हुई। जी जी जी। तो अब हाँ, फिर वहां से वहां तक लौट जाती हूँ। हाँ तो माता पिता का जैसे बंगाली फैमिली में होता ही है, एक पढ़ाई लिखाई के साथ कोई भी एक मतलब बच्चों को एंगेज करना मेनली, हाँ बिल्कुल। और एक संस्कृति के प्रति उनका बीज बो देना है, तो ये हाँ। होता है। हालांकि मेरे परिवार में कोई संगीत के क्षेत्र में कोई नहीं है। पता हाँ नहीं हाँ। मैं कैसे आई, मेरा हो सकता है मैं पूर्व जन्म में कुछ संगीत के साथ मेरा कुछ जुड़ाव रहा होगा, हो सकता है इस वजह से मैं जुड़ी हूँ इस जन्म में। पर हम्म। माता पिता का बहुत बड़ा एक अवदान हाथ है इस पे, कि पहले मेरे भाई को बड़े मेरा 2 भाई हैं और 2 बहन हम लोग, हम्म। तो सभी को, किसी को तबला किसी को गाना, इस तरह से सभी को उन्होंने दिया सीखने के लिए। तो अच्छा उस समय अच्छा, भी वाह। बहुत छोटे छोटे थे हम, 2 बहनें एक साथ गाना सीखते थे। और हाँ हाँ। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, एक मतलब ये जो प्राइमरी स्कूल, उसमें तीनसुकिया करके एक जगह था, तो वहाँ से हमारे जो संगीत का जो शिक्षक थे, वो किसी कारणवश दीमापुर आ गए थे फैमिली के साथ, तो उन्होंने हम्म स्कूल प्रशासन से मांगा होगा जगह, कि हमें थोड़ा सा जगह दीजिए, हम्म। हम एक संगीत का कक्षा चलाना चाहते। तो वैसे ही शुरू हुआ, तो स्कूल के ही बच्चों को लेकर, तो उसमें हम भी शामिल थे। हम्म। तो हम लोग शाम को कभी मतलब बुधवार और इतवार ऐसे 2-3 दिन शायद क्लास हुआ करता था, तो हम लोग शाम को स्कूल के बाद शाम को संगीत के कक्षा में जाते, तो ऐसे ही मेज पे बिठा देते थे बच्चों को, और हम लोग बहुत झूम झूम के गाते थे। ऐसे कुछ विधिवत ऐसे शास्त्रीय संगीत की नहीं, हर प्रकार हम्म। के, जैसे भजन भी सिखाया, बांग्ला फोक भी सिखा दिए, बांग्ला मॉडर्न सॉन्ग भी हाँ। सिखा दिए, नजरुल गीति भी सिखा दिए, रविंद्र संगीत, तो बहुत प्रकार, मतलब हर तरह के, और उसमें क्लासिकल हम्म भी। तो हम्म। खूब झूम झूम के हम लोग गाते थे। मुझे याद है वो बचपन का जो गाना हम झूमते थे, वो अभी भी याद है। तो गाइए ना फिर। गाओ दो। बोलिए। हाँ थोड़ा सा सुनाती हूँ बांग्ला। हाँ। पता नहीं, आप कोशिश कीजिए अगर नहीं जानते हैं तो समझने की। नहीं नहीं। बांग्ला हाँ फोक है वो। हाँ, सुनेंगे। आवाज आ रही है ना पूरा पूरा? बिल्कुल बढ़िया। कुहू कुहू कोयल केन डाके, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কেন রে মন উদাস হয়ে থাকে, এ ব্যথা জানাবো কাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে, কেন রে মন উদাস হয়ে থাকে, এ ব্যথা জানাবো কাকে, কুহু কুহু কোয়েল কেন ডাকে।
ये झूमने वाला गाने गाना ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो झूमने वाला ही है। तो हम लोग प्रकृ प्रकृति की ओर को पूरा जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी जी। तो वहीं से शुरू हुआ। फिर पापा मम्मी पापा ऐसे सोच ही रहे थे कि घर मतलब विधिवत तरीके से, क्योंकि स्कूल में 2 दिन या 3 दिन जाना होता था तो रेगुलरिटी नहीं होती थी। फिर हाँ उनसे संपर्क किया और फिर उनको घर में बुलाने लगे। हाँ। तो घर में आते थे, 2 हफ्ते में 2 दिन वो भी हमारे यहाँ आते थे सिखाने के लिए, हमारी बहन हम दोनों एक साथ। तो उस समय छोटेपन में जो होता है बचपन में बड़ा खेलने उलने का, और हम लोगों को क्योंकि वो वहाँ का जो एक माहौल दूसरे टाइप का होता था। हम्म। तो क्योंकि हम लोग कैंपस में होते थे, तो टीचर जब भी आ जाए 3 3 बजे, दो हम लोग जैसे मतलब 1 1:30 बजे स्कूल से आए, खाना पीना खाए और रेस्ट हम्म। तक नहीं ले पाओ, 3 3:30 तक आ जाते थे। कभी धूप है और खेलने का मन कर रहा है लेकिन खेल नहीं पा रहे, तो कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता था, सर क्यों चले आ रहे हैं इतने धूप में भी चले आ रहे। तो वो आते थे इसलिए जो भी आज हम शायद कर पा रहे हैं। फिर ये हुआ कि वहाँ से जो डिस्टरबेंसेस की बात हमने कहा, हाँ हाँ। बहुत पापा लोग सोचते थे क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ते थे। मेरा जो बड़े वाले ब्रदर उस समय 9th में थे, तो उनका बोर्ड का इशू था। तो पापा हाँ ने हाँ। सोचा कि इसका तो अब साल भी बर्बाद हो जाएगा, तो अब हॉली क्रॉस स्कूल करके कॉन्वेंट स्कूल, तो उस समय तो इतना कॉन्वेंट स्कूल हुआ भी नहीं करता था, उस जगह पे गिने चुने ही होते थे, छोटे छोटे शहर थे। तो हाँ हाँ। ये सोचा कि अब कहाँ दिया जाए, एक शिलोंग में था और एक सिलचर में था, हाँ लेकिन साथ में हमारा संगीत भी जारी रहा, ये भी बात थी। हाँ। बीच में क्या हुआ, मेरी माँ का बचपन से बहुत हम लोगों ने देखा, उनकी आंखों की बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो दीमापुर में हम्म बहुत अच्छा कोई ऐसे आई स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो हम्म। पापा ने एक बार डिसाइड किया कि पता चला वहाँ पे सिलचर में कोई अच्छा आई स्पेशलिस्ट है, तो वहाँ उनको दिखाने ले गए। तो जब डॉक्टर के पास गए, जा रहे थे, तो वहाँ जाते समय देखा सड़क पे लड़कियां सितार लेके जा रहे, कोई कोई और इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ के जा रहे। वहीं से हम्म। उन्होंने सोच लिया कि हमारा तो यही शहर परफेक्ट है। फिर जब लौट के आए तो उन्होंने हम्म। डिसाइड किया कि हम लोगों को सिलचर शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने फिर हम लोगों को सिलचर में शिफ्ट करके और रानी का हम्म। स्कूल और अपने विद्यालय में दाखिला दे दी, और वहाँ से हमारा शुरू हुआ। तो एक गांधर महाविद्यालय का एक सेंटर वहाँ पर था, संगीत भारती का। हाँ। हाँ, बीच में ब्रेक हो गया था तो आ रही है। अच्छा, रिपीट करो। नहीं, वहां तक अपन चले गए थे। हाँ सिलचर में रहने का पूरा डिसाइड कर लिया कि हाँ, वहीं रहना प्लानिंग है। हो गया, हम लोग डिसाइड कर लिए। फिर वहाँ पे अपना पढ़ाई वढ़ाई सब हुआ, अपना स्कूलिंग। मैं तब 5th 4th कंप्लीट कर ली थी, 5th में हमारा दाखिला हुआ और हाँ स्कूलिंग भी हुई, पढ़ाई साथ स्कूलिंग ख़त्म हुआ और संगीत का भी साथ साथ हमने विषय वहीं से किया। तो पापा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पापा हमेशा अ, हम लोगों को कहते थे कि मतलब पढ़ो, सारे बच्चों को पढ़ने के लिए, कभी उन्होंने संगीत का या पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका। हालांकि हम लोग बहुत एक मध्यवित्त फैमिली से ही हैं, बहुत बड़ा एक उन्हीं और 4 भाई को अकेले, उस समय तो डबल हैंडेड नहीं था फैमिली, तो हाँ उन्हीं के हाँ। ऊपर हम लोग सब डिपेंडेंट थे। हम्म। लेकिन ग्रामाफोन आया, वो दीमापुर की मैं बात बता रही हूँ। तब दीमापुर हम्म। में उन्होंने ग्रामाफोन पहले जब आया तो लेके आए ग्रामाफोन सुनाने के लिए। रेडियो तो था ही, जो डब्बे वाला रेडियो, तो वो तो था ही। सुबह जो एक सिग्नेचर सॉन्ग रेडियो का होता है वो हम लोग सुबह ही उठते ही वो बहुत। सुनते थे। हाँ, उसका उससे अच्छी गुड मॉर्निंग कुछ नहीं है।
हाँ कुछ नहीं, टा 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 टा, ये वाला चलता था। तो वो वहाँ पे ये, फिर टेप रिकॉर्डर आया। तब तो इम्पोर्टेड टेप रिकॉर्डर पैनासोनिक का आता था, तो वो लेके आए हाँ पिताजी। हाँ। मतलब किसी तरह से वो बड़ा कोई कमी नहीं मुश्किल है। से मिलता था, वो आसानी से नहीं मिलता था। जी जी जी, बड़ा ढूंढ हाँ के, क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर था ना, तो इम्पोर्टेड सामान हाँ। उधर से मिलता था। तो वो हम्म, अपना चैनल बना उना के वो सब, मतलब हर तरह से हम्म, कोशिश करते थे कि बच्चों को सफिशिएंट चीजें हम दे पाए ताकि ये लोग लगे रहें। और उन दिनों एक रेडियो में, ये भी हमारा कहना जरूर है, हम लोग क्या करते थे, 10:30 बजे से 11 बजे तक हम्म। शायद एक रेडियो का संगीत शिक्षा का असर आया करता था। तो अच्छा अच्छा। जी जी जी, तो उसमें भी हम दोनों पापा कहते, हम लोगों को खाना वाना खिला के डिनर करवा के और बिठा, हम लोग बैठ जाते थे किताब कॉपी लेके पेन लेके गाना सीखने। तो ऐसे भी हमने हम्म। सीखा है। 4 बजे व्याकरण उठ पे के खूब रियाज। मेहनत हुई है इसका। जी संगीत की व्याकरण पे खूब काम किया आपने, इससे साबित होता है। नहीं मालूम, कोशिश कोशिश बस ये है। हाँ पिताजी का बहुत इसमें, पिताजी का माताजी हाँ। का बहुत है, पिताजी का स्पेशली बहुत इसमें हमारे साथ वो था, सपोर्ट था। अभी चार हमारे बजे बातों हम लोग बातों को में, उठा देते। हाँ अभी हम लोग जब ये जो बातों का सिलसिला चल रहा है, तो एक एक कलाकार से हम बात कर रहे थे, तो वो ये बात कहा था कि बंगाली परिवार में होता है कि घर में एक ना एक साज तो होता ही है, एक ना एक वाद्य होगा जी ही। जी, और उस पर मतलब हारमोनियम तो होगा ही, हारमोनियम उसके होगा। बगैर। हमने तो तबला भी देखा, मिट्टी वाला हाँ तबला। पहला हाँ तबला था, भाई को सिखाने के लिए तबला आया। उसके बाद हाँ। पिताजी उनको जब कभी टूर वूर होता था, तो जो हमारे संगीत के शिक्षक घर आने लगे, तो उन्होंने, इससे पहले ही पिताजी कलकत्ता, उस समय तो इतना मिलता भी नहीं था, तो हम्म, कलकत्ता आए होंगे, वहां से हारमोनियम खरीद के लेके गए हमारे लिए कि हाँ बच्चे हाँ। गाना गा सीखेंगे। और फिर बाद में तानपुरा भी दिला, वो तानपुरा तो अभी तक मेरे साथ है। और हारमोनियम जो है, चूंकि हम दोनों बहन गाते थे, तो हारमोनियम उनके पास चला गया। और तानपुरा में अपने साथ अभी भी है मेरे पास, जो बचपन का हम्म। तानपुरा। और गुरुजी ने बोला कि तानपुरा में रियाज करना आवश्यक है, तो एक तानपुरा भी आना चाहिए। तो तुरंत पापा कभी इसमें कभी वो नहीं किए हैं। हाँ, तुरंत फिर तानपुरा हम भी लोग दिलवाया। वहीं चलते हैं, जब नोटबुक लेके आप लोग नोट करते थे और उसमें से आपने सीखा। जी जी, तो हाँ, वहाँ कुछ कुछ गाने जितना मतलब रेडियो में कभी कभी आप जानते हैं कनेक्टिविटी की भी समस्याएं तो होती हाँ थी, लेकिन हाँ। फिर भी बहुत प्रयास किया है, सीखा है। और हाँ, वहाँ से फिर धीरे धीरे हम पढ़ाई लिखाई सब जब खत्म हो गया, मेरा बहुत मन था, क्योंकि बचपन जब हम लोग स्कूल में थे, तो माई एम इन लाइफ एक वो प्रबंध लिखने के लिए आता था, वो अक्सर आया करता था। तो और जब भी आता था, तो हम्म, मेरा एक ही उद्देश्य, हम उस पे यही लिखते थे, आई वांट टू बी म्यूजिशियन। तो हम्म। तो मैं क्यों? बाद में धीरे धीरे तो बाद में धीरे धीरे फिर मन था कि एमए करूं मैं। हाँ हाँ। तो उस समय संचार व्यवस्था भी इतना, आप जानते ही हैं, बहुत पहले की बात है। और आसाम में तो हम लोग कभी अखबार पढ़ने के लिए हमने देखा है, जैसे यहाँ से अखबार पहुंचते पहुंचते हफ्ता भर लग जाता था। मतलब एक हफ्ते बाद हम एक हफ्ते पहले की न्यूज पढ़ते थे। हाँ तो हाँ, ऐसा मतलब भी। वो सभी जगह भी बड़ी अशांत रही ना सब। हाँ जी जी, और तो इधर तो कम्युनिकेशन कुछ। बहुत, जैसे मैं बनारस में भी जब भी रही ना, तो हमें 2 ट्रांसशिपमेंट में पहुंचना होता था। मैं बनारस से पहले मुगल सराय जाती थी, फिर मुगल सराय से गाड़ी पकड़ के हम गुवाहाटी जाते थे, गुवाहाटी स्टे करते थे। और वहां से फिर अगले दिन मेरा ट्रेन हुआ करता था, जो हम सिलचर पहुंचते। तो बड़ा लंबा सफर, तो अभी तो फ्लाइट में तुरंत हो जाता है 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच जाओ। ये विधिवत जो गंभीर होकर और सीरियसली जब शिक्षा देने की बात आई, और बारात घराने का अट्रैक्शन कैसे हुआ, कैसे अप्पा जी को जाना पहचाना, कैसे मुलाकात हुई? ये भी एक संयोग कह सकते हैं आप। हम हमने कभी ये नहीं सोचा था कि बनारस घराने के संग मेरी जुड़ाव होगी या बनेगी।
जब हमारा एमए करने का मन हुआ तो पापा जी क्योंकि अखबार मंगवा के पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पापा करते थे, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन लगे रहते थे बच्चों को। कभी जैसे मेरा बड़े ब्रदर को इंजीनियरिंग करना था तो कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको भेजा था, तो उसका सिलेक्शन हो गया था और कुरुक्षेत्र उन्होंने चूज किया था। तो कभी मतलब इन सब चीज़ों में तो वही मेरे लिए भी संगीत में एमए कहाँ कहाँ है ढूंढा, और फिर उस पर आवेदन करना और लेके जाना, ऐसे ऐसे करते करते बनारस से हमारा आया, बनारस में भी अप्लाई किया और वहाँ से मेरा कॉल आया तो वहाँ लेके आए मुझे एमए के लिए। हमें इंटरव्यू वगैरह हुआ, एग्ज़ाम वगैरह हुआ और सिलेक्शन हुआ। और मज़े की बात क्या है देखिए, बनारस से मेरे को जुड़ना था क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने आई थी उसी समय बीच में बहुत बड़ा स्टूडेंट्स यूनियन के साथ झमेला हुआ कुछ यूनिवर्सिटी में। अच्छा तो अच्छा, वो सब, यहाँ भी हाँ यहाँ भी झगड़ा जहाँ भी जाओ क्या कहीं ना कहीं क्या झगड़ा बात होता ही है। क्या बात कैसे जीवन कैसे चलती है। और यहाँ एक उल्लेख मैं अवश्य करूंगी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मैं जब गाग में क्या शुद्ध कल्याण गाई थी, चॉइस मेरा पूछा गया था तो कमरा बंद था और शुद्ध कल्याण मैंने गाया और गा के मैं जब खत्म करी तो हमें ये कहा गया कि देखिए आपको आप आपका एडमिशन होगा कि नहीं नहीं मालूम, किसी को हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो पापा तो सोच में पड़ गए, हॉस्टल मिलेगा तो हम बच्चे को रखे कहाँ। तो बोले अब दुखी मन से हम लोग निकल के आए, बाहर हम लोग आए। पीछे पीछे हमारे साथ पंडित अनोखे लाल जी के शिष्य ईश्वरलाल मिश्र जी, आप जानते होंगे, उनका नाम सुनेंगे हम लोग, लल्लू जी करके कहते हैं। उनका बड़ा योगदान है, बहुत बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेक। मेरा पीछे में या बनारस में रहने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो जैसे ही हम इंटरव्यू देके बाहर आए पीछे पीछे भागते हुए आए और हाँ, और पिताजी को बोले कि पता है आपके लड़की को बीच में पढ़ना है, हमें करना है, मैं साथ दूंगा और हॉस्टल आपको मैं दिलवा दूंगा, आप इसको यहाँ पे एडमिशन करवा दीजिए। और परवीन सुल्ताना भी आसाम से है ना, तो उन्होंने ये बोला, और मेरे को अभी भी इस बात कान में गूंजती है। परवीन सुल्ताना जी भी हमसे बोली, वो भी आसाम से, कितना अच्छा गाती हैं, आपको यहीं आना है। फिर वही ये सब ईश्वर कुछ तय करके रखता है, समय घड़ी, कि उनको वहां पर उस समय आना ही था। जब आप एक सैड मूड में एक निराशा लेके बाहर निकले होंगे तो उनको वहां पर आना था, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आपके भविष्य से जुड़ी बातें थी। बहुत सुंदर है वास्तव में। फिर हम लोग तो फिर चले गए क्योंकि सैनिटाइज हो गया, 6 महीना यूनिवर्सिटी बंद। लेकिन उनके साथ हमारे पत्रालाप होते थे, ईश्वरलाल जी कभी कभी, क्योंकि उस समय तो पोस्ट कार्ड में और एनवलप में हम लोग पत्राचारी कर सकते थे, फोन का माध्यम तो था नहीं। तो वो भी सूचना दिया करते थे और सिलेक्शन तो हो रखा ही था, एडमिशन भी। फिर पिताजी ने कह दिया कि चलो देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी से कुछ आता है तो फिर देखते हैं। फिर उधर मेरी पढ़ाई भी चलती रही साथ साथ। फिर 6 महीने के बाद जब सब स्थिति थोड़ा ठीक हुआ, फिर हम लेटर यहाँ से मिला, फिर पिताजी लेके आए और ईश्वरलाल जी हमें जो चीफ वार्डन के घर तक लेके गए पिताजी को हमारे साथ, कि इस लड़की को आप कैसे भी करके आपको एडमिशन हो गया है और आपको छात्रावास देना है। तो फिर ऐसे ही हुआ। फिर उनको जब ऐसे लोग अप्रोच करेंगे, फिर हमें छात्रावास मिला और हम रह गए बनारस बीएचयू। वहाँ से मेरा एमए कंप्लीट हुआ। हाँ बताइए, कुछ बता रहा था। आपसे बात करते हुए मैंने एक नया शब्द सुना और सीखा, पत्रालाप। जैसे वार्तालाप होता है, पत्राचार। पर अब ये मुझे याद रहेगा, पत्रालाप भी एक शब्द है। जी जी। आप आगे कीजिए जी। हाँ,
फिर अपा जी से कैसे आई, इसके पहले भी क्योंकि वहाँ उस समय क्या हुआ, डॉक्टर एन राजम जो प्रख्यात वायलिनिस्ट है, वो हमारे डीन हुआ करते थे उन दिनों। अभी सुधा तो सुधा रघुरमन जी ज्वाइन हुई है आपका अच्छा प्रोग्राम। जी, नमस्कार सुधा जी। बहुत अच्छा लगा आप आए। तो फिर राजन जी जब थी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लोगों का सेमिनार, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान लोगों को, प्रेमलता जी और हाँ। पंडित बलवंत राय भट्ट जी, ये लोग तो आते ही थे। और पंडित विमल मुखर्जी जी, प्रभुदेव सरदार जी, बहुत विद्वान लोग आया करते थे, विद्याधर वैस जी, सबको बुलाते थे। सेमिनार हुआ और कोई भी कार्यक्रम हुआ, हाँ। इन सब में तो बहुत लोगों को सुनने का भी अवसर मिला। लेकिन ये समस्या मेरे साथ ये थी कि हमें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ। बिल्कुल नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल, क्योंकि हमारे यहाँ तो मदर लैंग्वेज जो है, फर्स्ट ये लैंग्वेज जो एक इंग्लिश और बांग्ला, तो हम लोग उसी मीडियम में पढ़ के आए, बिल्कुल भी हिंदी मतलब क ख ग घ इतना ही आता था, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा 2-4 वर्ड लिख सकते थे, इतना। और बोलने का तो बिल्कुल भी नहीं आता था, और सेंटेंसेस थोड़ा बहुत जो भी आ जाता था, क्योंकि 5वीं कक्षा तक ही हिंदी पढ़ाया जाता था, हाँ। तो बिल्कुल भी नहीं आता था। बड़ी मुश्किल हुई मुझे, खैर। फिर धीरे धीरे हमारे सीनियर्स लोगों ने भी काफ़ी हमें सहयोग किया, और धीरे धीरे फिर, क्योंकि तब समझ में नहीं आता था, तो इतने सेमिनार्स में अच्छे अच्छे, तो सब ऊपर से चला जाता था जैसे मुझे लगता था। फिर एक विजिटिंग मैं 2 साल पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के पास भी सीख पाई, इसलिए कि एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, अप्पा जी आने से पहले, अप्पा जी भी वहाँ विजिटिंग एज ए विजिटिंग प्रोफेसर आई हुई थी, तो इससे पहले 2 साल महादेव गुरु जी भी आए हुए थे हमारे यहाँ। लेकिन उनका बहुत उस समय 80 के आसपास, 80 अबव होंगे। उनका जब टर्न खत्म हो गया, फिर अप्पा जी उस समय बनारस आ गई थी, पहले कलकत्ता में रहते थे, तो उस समय बनारस आ गई थी, और राजम जी ने वही अवसर ढूंढ लिया, और हम लोगों को वो अवसर मिल गया है, तो ये एक हमारा सौभाग्य है। वैसे वहीं से अप्पा जी से जुड़ने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अप्पा जी वहाँ सिखाने आती थी, और सारे बच्चे, हम लोग एक कॉमन क्लास हुआ करता था। अभी एक वेबिनार में मैं ज्वाइन की थी अभी चुकी, जो एक हॉल है, जिस हॉल में हम लोग कार्यक्रम भी करते थे, और उसी हॉल में अप्पा जी एक ग्रुप बना के, जो इंटरेस्टेड हैं बनारस की गायकी या पूरे वंश सीखने के लिए, वो बच्चे आते थे। कुछ ही बच्चे आते थे, 10, 12, 15 बच्चे। तो वहाँ पे उसका तो अब कायाकल्प ही बदल गया है। उस रूम का भी दिखा रहे थे, जो हेड है, वो कैमरा से घुमा घुमा के दिखा रहे थे, वो अब एक म्यूजियम टाइप का बना दिया, और क्या क्या, बहुत पंडित लालमणि मिश्र ऑडिटोरियम नाम रखा उसका। तो उसी में क्लास हुआ करता था हमारा। और अप्पा जी पता नहीं क्या है, अप्पा जी हमेशा हमें ये कहती थी क्लास शुरू होने से पहले, बेटा मेरे संग चलना। हालांकि 2 कदम पे हमारा हॉस्टल था, लेकिन हमेशा अप्पा जी क्लास के बाद में रुकी रहती थी, और क्लास के बाद अप्पा जी की गाड़ी में ही बैठ के आती थी, तो मुझे ड्रॉप करके अप्पा जी निकल जाती थी घर। तो मुझे लगता था कि शायद अप्पा जी का एक विशेष ध्यान है मेरे प्रति, लगाव है, और मेरा लगाव तो हो ही गया है। मैं मनी मन ढूंढ भी रही थी कि ऐसा कोई हमें मिल जाए गुरु, और ऐसे कभी मेरा जब पीएचडी सबमिट हो गया, तो अप्पा जी से बात हो रही थी, तो बड़ा खुशी से उन्होंने बोला, हाँ बेटा मैं तो तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, सिखाऊंगी। बस वहीं से हमारा बनारस घराने के साथ जुड़ने का अवसर मिला। फिर वहां पर वो जब आपका पाठ्यक्रम वगैरह कोर्स खत्म हो गया होगा, तो आपने सीधे उनके साथ ही सीखना शुरू कर दिया होगा ना एकदम? जी पाठ्यक्रम से, हाँ जी। हिंदी का क्या हुआ? आपने कहा कि हिंदी तो आती नहीं थी, तब आपने इतना बड़ा पहचान बना डाली जब हिंदी नहीं आती थी तब।
कहाँ कहाँ सच में मतलब पहचान, बस। आप, मैं वही कहता हूँ कि कितने सारे चमत्कार हैं ये सब, कि आप बंगाली, फिर आप असम में रहने लगी, फिर नागालैंड चली, जी, फिर नागालैंड में बनारस आप, नागामीज। हाँ सिलचर चली गई, फिर पढ़ने आई तो आपने कहा कि हिंदी का मामला गड़बड़ था, और फिर बहुत मामला गड़बड़। हम तो जब थ्योरी एग्जाम देने गए तो अब ईश्वरलाल जी बोले कि आप डीन से बात करो, और पहला जो, क्योंकि आते ही एग्जाम, क्योंकि 6 महीना निकल गया था तो आते ही एग्जाम में आप पढ़ गए, तो एकदम से कुछ भी हिंदी नहीं आता, तो बोले कि आप एक एप्लीकेशन डाल के उनको रिक्वेस्ट करो, राजन जी अगर तुम्हें आपको अलाउ कर दे इंग्लिश में या किसी लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में, आपका मातृभाषा में, तो वो तो हो नहीं सकता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे हो सकता। तो रात दिन मुझे पेड़, वहाँ हमारे हॉस्टल के सामने एक पंचवटी करके बहुत बड़ा एक ये फॉरेस्ट टाइप का था, वहाँ सुबह 4 बजे उठ के चले जाते थे, किताब लेके पेड़ के नीचे घूम घूम के पढ़ते थे, याद करते थे। और हमारी सीनियर्स दीदी एक दो लोग थे, बहुत सहयोग किया उन लोगों ने, बहुत हमें सिखाया। फिर तो बनारस की बोली भी बोलने लगी होंगी आप। फिर धीरे धीरे तो बोलना ही पड़ता, क्योंकि अब जब बनारस में आ ही गए और फिर मतलब बनारस घराने से जुड़े तो बोले के पड़ी। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, वाह, ये बात हुई। अद्भुत। कितने फिर अप्पा जी के सानिध्य में कितने साल चला, कसकर रियाज? वो सोचिए 89 से तो अप्पा जी के संग जुड़ ही गए थे। 89 में अप्पा जी हमारे कॉलेज में आई थी यूनिवर्सिटी में, और तब से अप्पा जी के संग जुड़े ही रहे। फिर हाँ ये हाँ। हुआ कि अप्पा जी के घर रहे, बनारस रहे कुछ साल, बीच में थोड़ा सा ब्रेक इसलिए हो गया, घर में थोड़ी सी परेशानी हमारी आ गई थी, तो हमें जाना पड़ गया था। फिर हम हाँ लोग हाँ। सब आसाम से शिफ्ट हो गए थे कलकत्ता। अच्छा अच्छा। जी, जब कलकत्ता शिफ्ट हो गए, बाय दिस टाइम अपा जी भी बनारस छोड़ के कलकत्ता आ गए थे। हाँ, वो वहाँ चली गई। तो हाँ। ये एक और नया शहर अगला जुड़ा आपसे। एक और नया शहर, एक और नया शहर बीच में था मेरा। मेरा जो उड़ीसा में मैं भी कुछ दिन रही, तो थोड़ा बहुत अच्छा उड़िया में अच्छा। भी बोल लेती। गजब है, गजब। सच में जी, चरण स्पर्श करना चाहिए। अरे ऐसा सच में इतने गुणी, नहीं नहीं, मतलब ऐसा सच में ये अरे नहीं ये ऐसा ये मत। सच में बता रहा हूँ कि ये सब बहुत विलक्षण बातें हैं, जो इतने सारे कितने सारे झमेले, और हर जगह जहाँ जा रही हैं वहां पर कुछ ना कुछ उपद्रव, झगड़ा झंझट हो रहा है, उसके बाद एक जी कला कैसे समृद्ध हुई, परवान चढ़ी, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक भीतर की जिद और जिजीविषा होगी जो काम करती होगी, कि मुझे जी इस तरह से सीखना है, इस तरह से करना है। और जी ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने बैठी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि जो अप्पा जी की जो परंपरा है और जो उसकी प्योरिटी है, उसको उसके सचमुच में उसका जो व्याकरण है, उसकी जो संज्ञा है, उसको आप बहुत गहरे ढंग से आत्मसात किया है। अब वो रहस्य उन्होंने कब कब कैसे कैसे आपको बताए होंगे मुझे नहीं पता, वो आप ही शायद कुछ खुलासा करो। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है। मैं यही समझती हूँ, गुरु की आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वो बताती थी मैंने अप्पा जी का एक बड़ा इंटरव्यू किया है, बहुत बड़ा, भोपाल में। जी, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है वो, दुर्लभ। अच्छा और अच्छा। जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया था, कैसे वहां भी, यहाँ ये कितना संयोग है कि वे भी जो कुछ भी थी अपने पिता की बदौलत। जी उनके पिता ने उनको सब सिखाया। वो बताती थी कि हमारे पापा ने हमको घुड़सवारी से लेके सब सिखाया। बोले बेटा तुम्हें जो सीखना हो जी सीखो। तो बोले अगर जी पिता ना होते तो बोले हम ये सब ना कर पाते। वही बात आप कहते हो कि पिता की एक ललक थी एक, तो बिल्कुल उनको तो बहुत ही आत्म सुख होता होगा जब वो आपको इस तरह से उन्होंने देखा होगा, जब जब जिस तरह से उत्कर्ष बिल्कुल आपको मिला, बिल्कुल बिल्कुल। उन्नति मिली, आज तो क्योंकि हमारे बीच नहीं है बहुत। जी जी जी। पर मैं ये कह सकती हूँ, मैं सन 2015 में तानसेन में, ये भी एक देखिए घट कैसे मेरे साथ, आप उसको पकड़ लेंगे। 2015 में तानसेन में मैं आपसे मिली थी, आपको याद होगा। हाँ हाँ, मुझे याद है है ना। बिल्कुल।
तो हाँ हाँ जब तानसेन में कार्यक्रम करके मेरा इंदौर जाना था, इंदौर में एक कार्यक्रम था और हाँ मैं हाँ। इंदौर पहुंची, धार में था एक्चुअली, शायद नहीं इंदौर में ही धार था। में जी। हाँ, और वहाँ से मैं धार गई अगले दिन और वहीं पे उस जिस दिन पहुंची उससे अगले दिन ही रात को खबर आया मेरा पिताजी हाँ सडनली हाँ हाँ उनका जी। तबीयत काफी खराब हो गया है। हाँ हाँ। और बस मैं वहां से लौट के भी नहीं आ पाई थी और पिताजी हमें छोड़ के चले गए। ये भी एक क्या हाँ नहीं कहा ये तो जाए, लेकिन 2015 का साल मेरे से भी मेरी माँ चली गई, दूर हो गया। हम्म, अभी 26 जून को उनको 5 साल हो जाएंगे। अच्छा। आज 22 तारीख ही, 4 दिन बाद। तो मैं भी इस चीज को हम्म, महसूस करता हूँ कि ये सब जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाते, और ये क्षति हमेशा बनी रहती है मन में। पर मैं एकदम से वही कहना पिताजी चाहूंगा, चले जाएंगे। जी जी। लेकिन यही है कि वो, उनके लिए आप तो, हम लोग शब्द है सुपुत्री, तो आप तो सुपुत्री हैं। उनका आपने इतना ऊंचा नाम किया, उनकी मेहनत को सार्थक किया, ये बड़ी बात है। जी, उनका तो वहाँ हमेशा यही था कि अपने पैरों पे लड़कियों को खड़ा लड़के के लिए इतना नहीं सोचते थे पापा, लेकिन हमेशा ये कहते थे लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत मजबूती से हमेशा, जब भी वो हॉस्टल में हम लोगों के पास लेटर आता था या अप्पा जी के पास जब भी, या फोन में, बाद में तो फोन में ही बातचीत होती थी, या हम लोग जब भी जाते थे तो कुछ तो होते ही थे। और हम्म। एक उनमें एक ये जो पॉजिटिविटी, वो हमेशा, वो भी बहुत स्ट्रांग थे। और उसी से सब कुछ लड़कियों है। लड़ जी जी, और वही चीज हमने अप्पा जी में भी देखा। अप्पा जी का भी कभी उनको नेगेटिव देखा ही नहीं है, मतलब हमेशा पॉजिटिव, चाहे कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन उनको कभी हार मानते हुए नहीं देखा, या हाँ, उनको कभी मायूस नहीं देखा। अप्पा जी की खासियत रही है कि वो समय के साथ जो आसपास का जो कला जगत का भी जो वातावरण बदल रहा था, उसमें उन्होंने अपने आप को बदला नहीं था। बिल्कुल, और कहते भी थे बेटा जो हाँ, जैसे जैसे समय आता है वो अपने आप को भी बदलना पड़ता है, ये कहती थी वही। अप्पा जी हमेशा। तो वो एक बड़ी बात थी। हम जिस समय हमसे भी बात किया था, तब उन्होंने ये बात की थी कि बोले आज पता नहीं लोगों ने कितनी कितनी फीसें बढ़ा दी हैं और 10 तरीके के नखरे करते हैं। वो कहते हैं कि धरोहर मिली है संगीत की, कला की, तो बोले कि बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं उड़ना चाहिए, तो बोला करती थी वो। ये तो है। तो आप तो उनके साथ साथ आपके कई, पूरे देश भर में और दुनिया में कई देशों में भी आपका आना जाना हुआ होगा। अकेले भी जी। आपने फिर बाद में नियमित रूप से जो एक सिलसिला शुरू किया, ये मंच पर उन्होंने कब से अलाउ कर दिया था आपको गायन के लिए? ऐसे तो पूर्ण रूप से गंडा बंधन के बाद ही, लेकिन मैं चूंकि 90 से ही रेडियो में मेरा कार्यक्रम, मैं ग्रेडेड रही हूँ, तो मैं रेडियो से तो गाती ही थी, दूरदर्शन में भी मेरा कई सारे रिकॉर्डिंग हो चुके हुए थे। लेकिन गंडा बंधन के बाद ही जो हमारी परंपरा है, तो उसमें एक छूट मिलती है कि अब ये हमारी जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। हम्म। बल्कि उस तरह से इससे फिर पहले मैं जी उस तरह से फिर आपकी शुरुआत हुई हाँ, रेडियो। उसके बाद से रेडियो। पूरा फुल फ्रीडम। इससे पहले मैं गाती थी हम्म। क्योंकि मैं बाबा अलाउद्दीन का संगीत समारोह में सन 2012 में गाई थी, शायद 12 या 13 में, मुझे याद है। मैहर तो में। अपा जी से पूछ के गई थी, हाँ अपा जी से पूछ के गई थी, और अपा जी ने आशीर्वाद दिया था, और आने के बाद भी उनको खबर मिल गया था कैसा कार्यक्रम हुआ। हाँ हाँ हाँ। आपा जी तो कभी खुश, मतलब खुशी उनका जाहिर करने का तरीका उनका दूसरा होता था, ऐसे कभी नहीं बोलती बहुत अच्छा गया, ऐसा तो कभी ही नहीं बोलती थी। पर बेटा हमें खबर मिला है, अच्छा गाई हो, हम्म। खबर मिल गया है मुझे, तो ये बस इतना ही उनका हुआ करता था। तो गाती थी मैं, जब भी गाती थी अपा जी से परमिशन लेके तब जाती थी। लेकिन फुल फ्लेज जब एक ये हो जाता है कि आप ये घराना का
प्रतिनिधि के रूप में गाएगी, तब वो हमारी गंडा बंधन सन 2015 में ही हुआ था। किसी कारणवश पापा जी बहुत पहले से ही चाहते थी कि कई बार बोलते थे बेटा तुम्हारा गंडा बांध देना का समय हो गया है, लेकिन मेरे तरफ से कुछ समस्याएं थी, हम नहीं कर पाए। जब समय होता है तभी होता है, तो इसलिए अप्पा जी कभी रुकी नहीं होंगे, उनको पता होगा कि ये गा सकती है या गाएगी, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि बेटा तुम्हारा गंडा नहीं बंधा तो तुम नहीं गा सकते, ऐसे नहीं कभी बोला। कोई साथ की सभा याद है उनके साथ कभी गाया हो, कोई यादगार कोई कंसर्ट? बहुत सारा है, लेकिन एक यादगार में जो लास्ट अप्पा जी का कार्यक्रम हुआ, अप्पा जी का दिल्ली में ठुमरी फेस्टिवल सन 2017 में हुआ, तब अप्पा जी का फोन आया। अप्पा जी फोन कर देती थी बेटा यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इस तरह से जब भी उनको लगता था कि मेरे मतलब मैं उनके संग चलूं, तो उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कुछ मेरी कार्य का कुछ दिक्कतें थी, तो मैं सोची कि हम तो बहुत गाते हैं अप्पा जी के साथ, मुझे ये लगता था कि और भी गुरु भाई बहन है उनको भी साथ बैठना चाहिए ताकि लोगों को सुनने का अवसर मिले, उनको भी अच्छा लगे बाकी हमारे गुरु भाई बहनों को। तो मैंने कहा अप्पा जी ऐसा और लोगों को भी आप मतलब ले लीजिए। तो बोले बेटा देख लो, मैं मेरा मन है तुम आओ। तो मैं सोची मैंने कहा अच्छा तुम शाम तक मुझे बता देना। दोपहर की बात है, दोपहर को उनका फोन आया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर मैं सोची, तो मैंने कहा अब गुरु का आदेश है, कैसे मैं पहली बार, कभी नहीं ऐसा हुआ कि अप्पा जी बोले, कितने बार हम भोपाल भी गए लेकिन कभी हमने मना नहीं, मतलब मना तो कर ही नहीं सकते, गुरु को हम कैसे मना करते, कभी ऐसा नहीं हुआ दुविधा मेरा। लेकिन ये पहली बार मेरी दुविधा थी, तो क्योंकि एक मेरा ऑफिस का कुछ दिक्कत थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अप्पा जी ठीक है मैं आ जाऊंगी, आपने कहा मैं आ जाऊंगी। और क्या मालूम था कि वही आखिरी हो जाएगा अप्पा जी का कार्यक्रम। तो ये मेरा सच में मेरा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ये रह गया है। अच्छा, मतलब नहीं जा पाए कि गा लिया था? नहीं, मैं गाई हूँ, गाई ना? वही तो मैंने फोन करके बोला अप्पा जी मैं आऊंगी। अप्पा जी ने कहा कैसे मना कर सकते, तो मेरा मन में ये, मेरे को ये लग रहा था मैं अगर नहीं जा पाई कैसे, अप्पा जी ने कहा कैसे मैं मना करूं। तो लेकिन मैं आई और गाई भी। ये ठुमरी फेस्टिवल 2017 की बात है, और यहाँ से जाने के बाद अक्टूबर में ही उनका, तो इससे पहले कई कार्यक्रम भी था, लेकिन अक्टूबर 24 अक्टूबर का तो हमें सबको छोड़ के चली गई। तो ये हमारे लिए यादगार पल रह गया है और मेरे को दुख होता, अगर मान लीजिए मैं उस समय सच में नहीं आती तो ये मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा एक दुख, मैं कभी इसके लिए अपने आप को नहीं माफ कर सकती थी कि मैं गुरु के साथ नहीं दे पाई आखिरी पल में। तो ये एक बहुत यादगार मेरा रह गया। अभी हमारे पास सौभाग्य है मेरा। 7 मिनट बचा है। ओह तो इतने समय चलेगा, हम लोग बात करते रहेंगे। तो 7 मिनट में मैं चाह रहा कि पहले कुछ सुन लेता, फिर एक दो चीजें हम और बात कर लेते आप। जी जी। क्या सुनेंगे? गुरु को याद करके, हाँ गुरु की इच्छा की कोई चीज सुना दीजिए, उनकी बात चल रही है तो। गर्मी भी बहुत हो रही है और एक बहुत अप्पा जी कभी नहीं गाई मंच पे, सिखाई थी, तो मैं 2 लाइन इसी ठुमरी को गाती हूँ। राग नट मल्हार में है और ये भी मैंने सीखा है ठुमरी फेस्ट है। सुधारा गुरुमान जी भी कह रहे कि ठुमरी सुना दीजिए। ये भी हमने ग्रीन रूम में सीखा, अप्पा जी का मन था ठुमरी फेस्टिवल में कि ये गाऊं, फिर बाद में मंच पे जाके कुछ और गा दी, ये गाई नहीं उन्होंने, तो सिखाई थी तो मैं 2 लाइन गा दी थी।
बरसत में को घर से न निकसे, बरसत में को घर से न निकसे, तुम ही अनोखे विदेश जवैना, बरसत में को घर से न निकसे, बरसत में को घर से न निकसे, भर आए नदियाँ उमड़ आए नरवा, भर आए नदियाँ उमड़ आए नरवा, ऐसो समय को घर से न निकसे, ऐसे समय को घर से न निकसे, बरसत में को घर से न निकसे। बहुत सुंदर। समय नहीं है इसलिए बोल नहीं बनाए। नहीं 2-3 मिनट है अभी। गुरु शिष्य परंपरा को लेकर कुछ कहिए, आज जो स्थिति है। आप भी इस समय सिखाने लगी हैं, सिखा रही हैं और देख भी रही होंगी अपने आसपास। जी तो बच्चा सीख तो रही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों में, क्योंकि समय के हिसाब से, जैसे आपने पहले भी बताया, अप्पा जी भी हमेशा यही बोलते थे, समय के अनुसार सब चीज को बदलना पड़ता है, और मैं भी इस चीज को मानती हूँ। क्योंकि आज अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है या जो कोरोना कोविड-19 के चक्कर में हर चीज थोड़ा सा रुका पड़ा है, लेकिन ऐसे देखा जाए लाइफ बहुत फास्ट हो गया है, हर कोई भाग रहे हैं क्योंकि काम काज बहुत जरूरी हो गया है, और पढ़ना लिखना भी बहुत टफ हो गया है। पहले की तरह नहीं है, हमारे समय पढ़ाई लिखाई का एक दूसरा ढंग था। अभी इतना असाइनमेंट्स बच्चों के साथ होता है, होमवर्क्स इतने होते हैं, तो जितना देना चाहिए समय नहीं दे पाता। फिर भी टैलेंट बहुत है, टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक गुरु शिष्य परंपरा की जो बात है, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो है। धैर्य और धीरज की कमी। धैर्य, धीरज, समर्पण और सब कुछ शीघ्रता में अपेक्षा रहती कि जी बहुत जल्दी, क्योंकि इसके पीछे ये रियलिटी शोज वगैरह भी मैं मानती हूँ, हो सकता है ये भी एक कारण है। सबको ये लगता है कि जल्दी से मंच पे आ सकते हैं हम, ऐसा ही होता होगा। ये सबके मन में है, मेरे ख्याल से पेरेंट्स के मन में भी वही होता है। बच्चे तो इतने समझते नहीं है कितना इसके मुझे लगता है कि रियलिटी शो अपने आप पे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उतना बड़ा सबक भी है। आप ये देखिए कि उसके बाद वो बच्चे फिर कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं। ये मेरे मन की प्रश्न आपने कह दिया। मैं हमेशा जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं यही कहती हूँ। मेरे अभी सवाई गंदर में भी मेरे को यही पूछा गया था। मैं पिछले साल सवाई में अपना गाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पे टाइम्स वालों ने मुझे यही प्रश्न किया था। तो मैंने कहा बहुत टैलेंट है और सब कुछ है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न भी है कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, ये टैलेंट्स है कहाँ। हमारा समय 10 सेकंड बचा है। जी अब बताएं। तो 10 सेकंड बचा, वाइंड अप हो रहा है, हमको विदा लेना चाहिए सबसे। तो हम